नमस्कार दोस्तों। तो वीडियो इज़ ऑन द राइट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ लैंडलॉर्ड्स एंड टेनेंट। इस पे आपका वीडियो है ये। तो इसमें आपका क्वेश्चंस देखते हैं। पहले तो आपका राइट एंड ऑब्लिगेशन के बारे में समझते हैं। देखिए, हर एक कॉन्ट्रैक्ट में, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में आप जब एंटर होते हो तो यू क्रिएट सम लीगल रिलेशन। अब जब आप लीगल रिलेशन क्रिएट करते हो तो देयर शुड बी सम बाइंडिंग राइट्स, सम बाइंडिंग ऑब्लिगेशन ऑन बोथ ऑफ द पार्टीज। क्या क्या आपके बाइंडिंग ऑब्लिगेशन, क्या क्या बाइंडिंग राइट्स हो सकते हैं लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट पे, आप खुद ही सोच के देखिए। आप भूमालिक हो तो आपके राइट्स क्या होंगे? आपके राइट्स यही तो होंगे कि भैया आपको किराया टाइम पे मिले, आपको जो भी चार्जेस, आप मान लो कोई भी खर्चा कर रहे हो तो वो खर्चा आपको भैया टाइम पे मिले, ठीक है। और भैया आपके राइट क्या होंगे कि राइट ये होगा कि आप चेक कर सकते हैं कि सही से यूज़ हो रही है चीज़ें कि नहीं। मतलब थोड़े बहुत यही तो राइट्स होंगे। और जनरल राइट्स होंगे, बाकी राइट्स आपके। और ऑब्लिगेशंस क्या क्या होंगे कि मान लो कोई दिक्कत आ रही है टेनेंट को तो आपको वो सही करानी है। जैसे मान लीजिए सीवरेज प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, मल नहीं जा पा रहा है या कोई भी पाइप में प्रॉब्लम हो गई, तो आप लैंडलॉर्ड हो, वहाँ आपकी जानकारी ज़्यादा अच्छी है। और जो आपका किराएदार है वो नहीं जानता है कि किसको बुलाया जाए, किससे सही कराया जाए। आप जानते हो तो आप करा दोगे, तो ये आपका ऑब्लिगेशन हो गया ना। तो कुछ बाइंडिंग ऑब्लिगेशंस भी होते हैं, कुछ राइट्स भी होते हैं, ठीक है। तो वही हमको देखना है कि क्या राइट्स, क्या ऑब्लिगेशन होते हैं। जब आप किसी समाज में रह रहे होते हो तो उसी हिसाब से समाज को चलाने के लिए, दो रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए हमेशा जो है एक दूसरे के प्रति म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो चाहे लॉ है, वो चाहे सोशलॉजी है, वो चाहे साइकोलॉजी है, वो चाहे आपका पॉलिटिकल रिलेशन है, वी इट एनी टाइप ऑफ रिलेशन, ठीक है। आपका राइट एंड ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स ईच अदर इज ऑलवेज देयर, ठीक है। तो यही आपकी बात कही गई है। अब क्वेश्चन है आपका, इन्यूमरेट द राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द लैंडलॉर्ड एंड द टेनेंट अंडर द उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ अर्बन प्रीमाइसेस टेनेंसी एक्ट 2021। अब हमारा जो है राइट एंड ड्यूटीज़ क्या है लैंडलॉर्ड और टेनेंट की, वो आपका उत्तर प्रदेश अर्बन जो टेनेंसी एक्ट है 2021 में क्या क्या है, तो वह हम देखते हैं। आपका सबसे पहला सेक्शन 12 में देखते हैं कि ओरिजिनल टेनेंसी एग्रीमेंट है वो लैंडलॉर्ड और टेनेंट के द्वारा आपका रिटेन करना चाहिए, ठीक है। रिटेन इन द सेंस, जब आप कभी भी जाते हो एग्रीमेंट करने तब आपके दो पार्ट होते हैं, एक पे लैंडलॉर्ड साइन करता है, एक पे आपका टेनेंट साइन करता है। और म्यूचुअली एक दूसरे के काउंटर पार्ट पे आप जो है आप लेके जाते हो। मान लीजिए लैंडलॉर्ड ने जो साइन कर दिया तो वो आप लेके चले जाएंगे, जो टेनेंट ने साइन किया है वो आप लेके चले जाएंगे। तो आपके अगेंस्ट वो प्राइमरी एविडेंस की तरह यूज हो सकता है, जैसे कि आपका सेक्शन 62 और 63 में आपका दे रखा है इन वो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। जब आप देखेंगे तो उसका प्रूविंग बताएगा कि कैसे प्रूव होता है, काउंटर पार्ट्स को आप कैसे प्रूव करते हो। तो वो दूसरा आपका मैटर है, उसको हम ज़्यादा जाते नहीं, यहीं तक सीमित रहते हैं। तो यही कहते हैं, जब टेनेंसी एग्रीमेंट में आप एंटर कर रहे हो तो एक काउंटर पार्ट आप रिटेन करेंगे, एक काउंटर पार्ट वो रिटेन करेंगे। इससे क्या होगा, दैट यू हैव एंटर्ड इनटू अ वैलिड एग्रीमेंट। आपके पास दैट शेल बी द प्रूफ, ठीक है। आपके पास वो प्रूफ होगा और आप टेनेंसी एग्रीमेंट में आपके जो है आप एग्री करे हो। एंड देन रेंट एंड अदर चार्जेबल पेबल एंड रिसीप्ट फॉर पेमेंट ऑफ देयर ऑफ, ये सेक्शन 13 में दे रखा है। जब भी टेनेंट कोई रेंट एंड चार्ज होता है उसको टाइम टू टाइम टेनेंसी एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग पे करना पड़ेगा, ठीक है। जब आप रेंट और चार्जेस जब पेबल करते हो, पे करते हो, ठीक है, तो जो भी आपका मकान मालिक है या जो भी प्रॉपर्टी मैनेजर है, ठीक, तो वो क्या करेगा, वो जो रेंट आपने पे किया है या जो चार्ज पे किया गया है उसकी आपको रिसिप्ट देगा कि भैया फलाने फलाने टेनेंट ने वो जो भैया क्या कर दिया है कि उन्होंने जो है वो कर दिया है, पे कर दिया रेंट, और आप उसको ड्यूली साइन करोगे कि हाँ ये जो है रेंट पे हो गया है, ठीक। और उसके बाद रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर्टी। जब आप प्रॉपर्टी, मान लो जो भी आपकी प्रॉपर्टी है उसको आप टाइमली रिपेयर कराएंगे, ठीक है, उसको गुड कंडीशंस पे रखेंगे, लैंडलॉर्ड और टेनेंट दोनों ही, ठीक है। और जो है जो भी नॉर्मल बियर एंड टीयर है उसको ना ध्यान में रखते हुए, जैसे नॉर्मल बियर एंड टीयर होता है, कोई चोबा निकल गया तो वो चोबा निकल गया तो भैया वो आप ही करा दो सही, कि उसमें क्या लैंडलॉर्ड की ड्यूटी, आप कहोगे कि लैंडलॉर्ड आके चोबा लगाएगा, ठीक है। वो इतना तो आप नॉर्मल बियर एंड टीयर तो कर ही सकते हो ना, तो वो आप कर सकते हो। तो उसके लिए वो जो है
उसमें आप किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ तो दोनों की ड्यूटीज़ है कि वो प्रोमाइसेस को गुड कंडीशंस में रखेंगे। मान लीजिए, देखो एक कहावत है और आप इसको अटपटा लगेगा, बट आपको ये समझनी चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि कुत्ता जहाँ सोता है वहाँ जगह साफ करके सोता है, ठीक है। तो कुत्ता सोने का मतलब ये होता है कि आप जब एक पशु, देखो कुत्ता से मैं उसको डिमीन नहीं कर रहा हूँ, बट एक पशु जब आपका कहीं सोता है तो वो साफ करके सोता है। आप तो इंसान हैं, तो आप उसको गुड कंडीशन में रखेंगे नहीं रखेंगे? आपका घर जैसा है वैसे ही प्रूडेंट पर्सन की तरह रखेंगे, हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करके रखेंगे। मान लो नहीं रख पाते हैं तो लेकिन गुड कंडीशन पे तो रखेंगे ना, कि देखने वाले को ये लगे कि हाँ भैया कोई व्यक्ति ही रह रहा है, ठीक। तो यही कहा गया है कि लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, एंड ये जो है आपका बोथ दोनों के साथ ये चीज़ है, म्यूचुअल है ये चीज़। अब जैसे मान लीजिए कोई भी कॉमन फैसिलिटीज़ आप यूज़ करते हैं, कोई कॉमन वॉशरूम आप यूज़ करते हो, ठीक है, दोनों लोग आपके यूज़ करते हो, तो उसमें भैया दोनों की रिस्पेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ठीक है, कि वो रिपेयर और मेंटेन कराएं दोज फैसिलिटीज़ को। मान लीजिए पानी की टंकी ख़राब हो गई है, जिसको दिखता है वो सही करा दे, जैसा भी टेनेंसी एग्रीमेंट में आपका स्पेसिफाई उसके हिसाब से करा दो आप, ठीक है। अगर जो है टेनेंट फेल करता है या रिफ्यूज़ करता है कि वो रिपेयर नहीं कराएगा, तो लैंडलॉर्ड करा दे। अब लैंडलॉर्ड करा देता है मान लो इन द सेंस किसी भी सेंस में, तो वो क्या करेगा, जो भी आपका रिपेयर में आपका जो भी खर्चा आया है वो आप जो भी सिक्योरिटी डिपॉजिट है उससे काट लो। और आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट से जो एग्री कर लिया है उसको भैया आप इशू ऑफ नोटिस दे के 1 मंथ में आप स्नेच भी कर सकते हो, ले भी सकते हो उससे। तो मैं स्नेच नहीं कह रहा हूँ मैं, उनसे मांग सकते हो 1 मंथ का नोटिस देके कि भैया आप 1 महीने के अंतर्गत जो हमने जो भी रिपेयर कराया आप वो पे कर दीजिए। अब इन द सेंस सेकंड सेंस ये हो गया कि आपका लैंडलॉर्ड रिफ्यूज़ करता है, पहले तो टेनेंट रिफ्यूज़ कर रहा है, अब लैंडलॉर्ड रिफ्यूज़ कर रहा है तो टेनेंट करा दे। अब टेनेंट जब करा रहा है तो वो रेंट एग्रीड है उस अमाउंट से डिडक्ट कर लेगा, ठीक है। अगर मान लो आप डिडक्ट नहीं करते हो रेंट से, तो आप जो है वो क्या होता है, इन नो केस द डिडक्शन फ्रॉम रेंट इन एनी 1 मंथ सेल एक्सीड 50% ऑफ द एग्री रेंट फॉर अ मंथ, ठीक है। तो जो है आपका कोई भी जो अ, वो डिडक्शन होगा वो आपका इतना कम नहीं होना चाहिए, या मतलब जो भी आपका डिडक्शन हो रहा है वो 50% से नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। वो 50% से भैया उतना ही रहना चाहिए कि कम से कम, जैसे मान लो 15,000 पे करते हो तो आपका 7,500 तक डिडक्शन एप्लीकेबल है, उससे कम नहीं होना चाहिए, उससे मतलब ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक। यही बोला गया इसमें 15 क्लॉज 5 में कि वेयर द प्रमाइस इज अनइनहेबिटेबल। हाँ, ये 15 क्लॉज 5 इससे रिलेटेड है। मान लीजिए कोई भी रहने योग्य चीज़ नहीं है, रहने योग्य चीज़ नहीं इन द सेंस, मान लो आप जो है वो करा रहे हो अपने यहाँ समरसेबल करा रहे हो, ठीक है। समरसेबल कराते हैं तो भैया बहुत सारा मिट्टी या मल इकट्ठा हो जाता है, ठीक। मिट्टी या मल इकट्ठा हो जाता है, मान लीजिए पढ़ने वाले स्टूडेंट है तो मिट्टी या मल इकट्ठा हो जाता है, वो आएगा जाएगा, ठीक है, तो उसको दिक्कतें हो जाएंगी, तो अनइनहेबिटेबल कंडीशंस में है, ठीक है। तो भैया क्या होगा, या फिर विदाउट रिपेयर से कोई चीज़ रिपेयर नहीं हो रही है और उसमें रहने योग्य चीज़ें नहीं है, मान लो कि लाइट सही से आती नहीं है, बहुत गंदा हो रखा है, या फिर आपका जो है कुछ बीमारी हो गई, महामारी आ गई है, ठीक है, तो वो रहने लायक नहीं है जगह, मान लो वो जो है उसमें आ जाती है आपकी क्वारंटाइन एरिया में आ जाती है, तो उस कंडीशंस में मान लो इनहेबिटेबल है फॉर एनी पर्पस। तो और उसमें जो है जो आपका लैंडलॉर्ड होता है वो जो इनहेबिटेबल बनाने के लिए कोई रिपेयर ही नहीं करता है, ठीक है। कई बार टेनेंट कहता है कि भैया राइटिंग में भी कहता है करा दो करा दो करा दो, ठीक। अगर नहीं करता है तो भैया उसमें क्या होगा कि टेनेंट जो है अबेंडन कर सकता है प्रमाइसिस को 50 डेज के अंदर, जब आपने नोटिस दिया है राइटिंग में, ठीक। तो ये आपका ये बात हो गई। अब उसके बाद क्या है कि अगर मान लो कोई भी रेंट आपका अनहिबिटेबल कंडीशन में तब हुआ है जब कोई फोर्स मेजर क्लॉज आ गई। मैंने कि कहा नहीं था महामारी मतलब फोर्स मेजर क्लॉज। फोर्स मेजर क्लॉज आर दोज क्लॉजेस विच आर नॉट इन द ह्यूमन हैंड, ठीक है, जो लोगों के हैंड में नहीं होती है, यानी कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ के हैंड में नहीं होती है, दे आर एक्ट ऑफ गॉड, ठीक है। तो और टेनेंट इस वजह से जो है अनेबल है इस इवेंट की वजह से, तो लैंडलॉर्ड जो है उनसे रेंट नहीं लेगा। रेंट नहीं लेगा किस पीरियड के लिए, जिस पीरियड के लिए आपका जो है ये इनहेबिटेबल कंडीशन में। अब जैसे ही ये आपका हैबिटेबल कंडीशन में यानी रहने योग्य हो जाती है,
देन यू कैन रेस्टोर बैक टू द पोजीशन। ठीक है, आप जो है उस पोजीशन में आ जाएंगे दैट यू विल टेक द रेंट। ठीक है, आप रेंट ले लेंगे, ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। उसके बाद टेनेंट टू लुक आफ्टर प्रोमाइसिस, टेनेंट को ड्यूटी है कि दैट ही शुड लुक आफ्टर द प्रोमाइसिस, वो देखभाल करेगा प्रोमाइसिस की। ठीक है, तो सेक्शन 16 आपका कहता है कि जब भी आपकी टेनेंसी सबसिस्ट करती है, जब भी टेनेंसी आपकी अस्तित्व में है, तो टेनेंट क्या होगा, ना तो नेग्लिजेंटली ना इंटेंशनली कोई भी डैमेज करेगा प्रोमाइसिस में। मान लो आप चाहते हुए या ना चाहते हुए, मतलब ना तो लापरवाही दिखाओगे, कोई भी चीज़ ख़राब हो रही है, या फिर आप चाहकर उस चीज़ को ख़राब होने दे रहे हो, तो वो नहीं करोगे आप। ठीक है, और अगर मान लो कोई भी दिखता है आपको डैमेज, तो आप जो है राइटिंग में लैंडलॉर्ड को इन्फॉर्म करोगे कि हाँ ये दिक्कत हो रही है। अब क्या होगा, फ़ोन का ज़माना है, तो आप फ़ोन पे भी बता सकते हो कि हाँ सर ये प्रॉब्लम भैया, डैमेज ये है। ठीक, अब रीजनेबल केयर रखना है आपको प्रोमाइसिस का। ठीक है, एंड इट्स कंटेंट, जैसे इंक्लूडिंग फिटिंग एंड फिक्सेस, जो भी आपके मान लो टंकी पंकी लगी है, उन सब चीज़ का ध्यान रखना है आपको। एंड कीप इट रीजनेबली हैबिटेबल, और उसको कम से कम इतना योग्य रखना है कि कोई दूसरा आके रह सके उस जगह में। ठीक, तो ये आपका ये जो भी नॉर्मल इंसिडेंस ऑफ लिविंग में आपका ज़रूरत होती है, जो भी रहन सहन में होती है, तो उतना तो रखना चाहिए आपको। अब एंट्री इनटू प्रोमाइसिस। ठीक है, तो हर एक लैंडलॉर्ड या प्रॉपर्टी मैनेजर है, वो जिस जो आपकी रेंट लेट आउट की गई है, तो आफ्टर सर्विंग अ नोटिस आपको जो है एंटर कर सकते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी हो सकता है, क्योंकि अभी मोबाइल का ज़माना है, वो बता दे कि भैया जो है मैं आ रहा हूँ, चेक करूँगा, तो आपको प्रायर नोटिस दे रहा है, देन कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, और तो वो क्या है आपका, वो राइटिंग में बोलते हैं, देखो आपने जब भी कभी रेंट एग्रीमेंट किया होगा, तो उन्होंने ये कहा गया होगा कि नो अनरीजनेबल इंटरफेरेंस। ठीक है, मतलब रीजनेबल इंटरफेरेंस तो ऑलवेज अलाउड ना, अनरीजनेबल इंटरफेरेंस इज नॉट अलाउड। कि आगे भैया जब आप पढ़ रहे हो क्या क्या कर रहे हो भैया, रोज आपसे पूछ के जा रहे हैं, तो ये अनरीजनेबल इंटरफेरेंस है यार, तो ये नहीं करते हैं, रीजनेबल इंटरफेरेंस अलाउड है। ठीक है, तो आपको जो नोटिस देना पड़ेगा इन राइटिंग। ठीक है, एटलीस्ट 24 आवर्स बिफोर एट द टाइम ऑफ एंट्री, कम से कम 24 घंटे से पहले तो आपको बताना पड़ेगा कि हम कल आ रहे हैं। ठीक है, अब नेमली टू कैरी आउट रिपेयर्स, मान लो कोई आपको चीज़ें सही करानी है, कोई भी रिप्लेसमेंट कराना है, या कोई भी आपको काम कराना है प्रोमाइसिस में उससे रिलेटेड, या कोई भी आपको इंस्पेक्शन कराना है प्रोमाइसिस का, ये डिटरमिन करने के लिए कि वेदर जो है प्रोमाइसिस जो है हैबिटेबल कंडीशन में रहने लायक है कि नहीं, आपको वो करना है। या कोई भी अदर कोई रीजनेबल कॉज है जो कि टेनेंसी एग्रीमेंट में आपका। इसके बाद इंफॉर्मेशन एज टू प्रॉपर्टी मैनेजर। अब जो है प्रॉपर्टी मैनेजर के केस में क्या होते हैं, ठीक है, उनको कैसे इन्फॉर्मेशन करनी है। ठीक है, इन केस द लैंडलॉर्ड हैज़ इंगेज द प्रॉपर्टी मैनेजर, मान लो किसी केस में उन्होंने प्रॉपर्टी मैनेजर इंगेज कर दिया है कि लैंडलॉर्ड नहीं आ पा रहा है, लैंडलॉर्ड बाहर रहता है, तो उन्होंने कह दिया कि ये प्रॉपर्टी मैनेजर है, ये देखभाल करेंगे। ठीक है, तो वो फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन देंगे कि क्या इन्फॉर्मेशन देंगे टेनेंट को, ये बताएंगे कि ये फलाने जो है ये प्रॉपर्टी मैनेजर, ये मेरी जगह आया करेंगे, ये जो भी रिपेयर होगा ये करवा दिया करेंगे। ठीक है, और प्रूफ देंगे कि ये जो है कि हमने ही इसको ऑथराइज़ किया है कि ये प्रॉपर्टी मैनेजर है। ठीक है, और पर्पज़ बताएंगे किस पर्पज़ के लिए आपने जो है प्रॉपर्टी मैनेजर को ऑथराइज़ किया है, और पीरियड बताएंगे किस पीरियड के लिए उनको ऑथराइज़ किया है। ठीक है, मान लीजिए 6 महीने के लिए कर रखा है, और प्रॉपर्टी मैनेजर 2 साल भी आता है और आपको डिस्टर्ब करता है। ठीक है, तो उसमें जब आपका प्रॉपर्टी मैनेजर की कंडीशंस उसमें स्पेसिफाई होंगी कि इस पीरियड के लिए है, तो आपको जो है भैया किसी भी और पर्पज़ के लिए वो आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए ये चीज़ जो है मेंशन करना ज़रूरी होता है। अगर प्रॉपर्टी मैनेजर आपका लीगल एंटिटी है, तो उस लीगल एंटिटी का नाम, मान लीजिए कोई कॉर्पोरेट सोसाइटी है, कोई भी है लीगल एंटिटी कि वो देखभाल करती हैं प्रॉपर्टीज़ की, वो प्रॉपर्टी मैनेजर है उस कंडीशन में। और या फिर कोई भी व्यक्ति जो ऑथराइज है, ठीक है, उस लीगल एंटिटी के द्वारा, तो वो भी इस रिलेशन में टेनेंसी एग्रीमेंट में आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, अब विद होल्डिंग एसेंशियल सप्लाई ऑफ सर्विसेज, तो ना तो लैंडलॉर्ड ना प्रॉपर्टी मैनेजर, ना तो खुद या किसी पर्सन से किसी भी इसेंशियल सप्लाई, जैसे कि रोज़ पानी का आना जाना है तो ये इसेंशियल सप्लाई है, इलेक्ट्रिसिटी इसेंशियल सप्लाई है, ये चीज़ें नहीं रोकेंगे आप, ये विदहोल्ड नहीं करेंगे, क्योंकि भैया ये तो बेसिक नेसेसिटी है। इफ़ यू आर आप जो है विदहोल्डिंग, इफ़ यू आर विदहोल्डिंग विद नेसेसरी चीज़ें, तो भैया कैसे सर्वाइव करेगा, ये सर्वाइवल के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पानी आना रोज़ का। ठीक, इलेक्ट्रिसिटी होना, मतलब प्रॉपर लाइटिंग होना,
या फिर आपका जो है वेंटिलेशन होना, ये तो भैया नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स है। आप जो खिड़कियाँ बंद करवा दो तो ये सब चीज़ें नहीं होंगी। तो यही है कि नो लैंडलॉर्ड और प्रॉपर्टी मैनेजर शैल ईदर बाय हिमसेल्फ और थ्रू एनी अदर पर्सन विदहोल्ड एनी एसेंशियल सप्लाई और सर्विसेज इन द premises occupied by the tenant. In case the landlord or the property manager do so, then on application made by tenant in this behalf, the rent authority, after examining the matter, may pass an interim order directing the restoration of supply of essential services immediately on the services of such order pending an inquiry. मतलब अगर आप एसेंशियल सप्लाई से विदहोल्ड कर देते हो तो वो जाएगा जो बंदा है, व्यक्ति है, सीधे जाएगा भैया किस पे, रेंट अथॉरिटी पे। रेंट अथॉरिटी क्या करेंगी कि उस टाइम पे भैया रेंट अथॉरिटी ये कह देंगी कि इस व्यक्ति को भैया विदहोल्ड नहीं करी जाए, इमीडिएटली उसको इंटरिम ऑर्डर पास कर देंगी। जब तक इंक्वायरी पेंडिंग कर रही है तब तक लो, आपका जो है इमीडिएटली मैं कह दे रही हूँ, जो चीज़ आप विदहोल्ड कर रहे हो उसको पहले सप्लाई करो, ठीक है। बाद में देखेंगे मैटर क्या होता है क्या नहीं होता है। तो ये आप जो है कर सकती हैं रेंट अथॉरिटी। रेंट अथॉरिटी जो है वो इंक्वायरी कंडक्ट करेगी, ठीक है, जो भी टेनेंट ने आपका एप्लीकेशन बनाया है, और ऐसी इंक्वायरी 1 मंथ में कंप्लीट होनी चाहिए फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन से, यानी कि 1 महीने के अंतर्गत ऐसी इंक्वायरी को ख़त्म कर दिया जाएगा। रेंट अथॉरिटी रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देने के बाद, बीइंग हर्ड यानी कि ऑर्डर अल्ट्रम पार्टम नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल फॉलो करने के बाद, वो एक कंपनसेशन अवार्ड कर सकती है। जो कंपनसेशन कितनी होगी, मतलब 2 महीने के रेंट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मान लो 7,000 रुपये महीने दे रहे हो आप, तो 14,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए वो जो कंपनसेशन आप रेंट अथॉरिटी दे रहे हो, ठीक है। तो मतलब रेंट टू बी पेड बाय द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द विद होल्डिंग द एसेंशियल सप्लाई। मान लीजिए लैंडलॉर्ड अगर आपका जो है विद होल्ड कर रहा है एसेंशियल सप्लाई को, तो लैंडलॉर्ड पे चार्जेस होगा कि 14,000 रुपये का भैया कंपनसेशन, 14,000 तक का कंपनसेशन आपको दे सकते हो। प्रॉपर्टी मैनेजर है तो 14,000 तक का कंपनसेशन, क्योंकि 2 महीने तक का ही, उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगी कंपनसेशन, ठीक है। और सो एज टू कंपनसेशन द लॉस इनकर्ड, जो भी कंपनसेशन आपका लॉस इनकर हुआ है उस वजह से, ठीक है। रेंट अथॉरिटी में उनका डिस्क्रिशन है, लेवाई अ पेनल्टी ऑफ अ सम नॉट एक्सीडिंग ट्वाइस द मंथली रेंट ऑफ द टेनेंट। जो भी आपका रेंट वही है यार, 2 मंथ कह दो या ट्वाइस ऑफ द रेंट कह दो, 1 मंथ में जो आप पे करते हो, सेम चीज़ वही है। इफ इट फाइंड्स द एप्लीकेशन वाज फ्रिवलेस एंड वेक्सिशियस। अच्छा, ये इस केस में है जब आपका टेनेंट का जो है एप्लीकेशन ही फ्रिवलेस और वेक्सिशियस है, उनका जो है क्लेम ही गलत है, तो उस केस में वो ट्वाइस रेंट अमाउंट। सिमिलर बात है कि या तो उन पे जो है 2 मंथ का रेंट की कंपनसेशन एक्सीड कर सकता है, ठीक है। उसमें तो डिस्क्रिशन है कि आप जो है, उसमें ये डिस्क्रिशन है कि आप जो है एक्सीडिंग अमाउंट 2 मंथ का रेंट होगा। इसमें क्या है, इसमें आपका जो है एक्सीडिंग अमाउंट जो रेंट आप पे कर रहे हो वही सेम चीज़ है, मतलब कि 7,000 पे कर रहे हो तो 2.5 ऑफ द अमाउंट 14,000 हो गया, सिंपल यही चीज़ है। तो ये आपका यहाँ कंप्लीट होता है। बाकी नेक्स्ट जो चीज़ है आपका, नेक्स्ट उसमें कराएंगे कि व्हेन कैन टेनेंट डिपॉजिट द रेंट विद रेंट अथॉरिटी, कब आपका रेंट आप डिपॉजिट कर सकते हो रेंट अथॉरिटी पे, ये हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।